हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई मस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो के थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? संगतता और असंगतता। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, आपके बुक का विषय सूची था जिसमें हमने ये सारे टॉपिक्स को एक एक करके कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। और अब जो बाकी के बस 2 टॉपिक बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करना है। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारा शेड्यूल था। ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 6, इसमें हम लोग संगतता और असंगतता को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अगर आप लोग अभी तक मेरे पहले वाले सारे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो एक बार आप उसको देख लीजिए, फिर आप यहाँ से कंटिन्यू करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। तो आइए अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको एक बात अपने इस बैच के बारे में थोड़ा सा बता दें। 1 मिनट का समय लेंगे आपका, क्योंकि अगर कोई नए बच्चे हैं तो उनको जानना ज़रूरी है। ये बैच देखिए, हमने स्टार्ट करा है, ये आपके यूट्यूब पे यानी हमारे यूट्यूब चैनल पे ये पूरी तरह से अवेलेबल रहेगा फ्री में। और इसका जो मीडियम है वो ना ही हिंदी है ना ही इंग्लिश है। ठीक है, मिक्स वर्जन इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। हिंदी वाले अगर कोई स्टूडेंट है तो वो भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले कोई हैं तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है। इस कोर्स का नाम है मैट्रिक मैथ फाउंडेशन 2026। इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलते हैं, जैसे वीडियो लेक्चर आपको फ्री में सारा अवेलेबल रहेगा। और आप किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, आप आराम से हमारे इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है। आप किसी भी बोर्ड के हो, अगर आपके स्कूल में एनसीईआरटी का बुक पढ़ाया जाता है तो फिर आप हमारे वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है। और क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने ही वाला है इसमें। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि किसी भी टॉपिक को पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं, उसका आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। और कुछ टिप्स ट्रिक्स, जैसे आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, ठीक है, वो सारी चीज़ हम लोग देते रहते हैं। और हर हर एक जो चैप्टर के एंड में एक टेस्ट भी हम लोग कंडक्ट करेंगे। ठीक है। और अगर कोई डाउट आपको आता है तो उसका भी यहाँ पे निवारण करने के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डाउट फॉर्म दिया है। ठीक है। आप देखेंगे, आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट लिंक करके आपको टैब मिलेगा। ठीक है। कहाँ पे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो वहाँ पे आप देखेंगे, उसमें डाउट फॉर्म का भी लिंक होगा, तो उस पर क्लिक करके आप हमसे अगर कोई डाउट रहता है तो उससे पूछ सकते हैं। ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपको उस डाउट का सॉल्यूशन भी करके दे दें। बात समझ में आया? तो यहाँ तक चलिए, हम इस बैच के बारे में बता दिए। अगर आपके कोई दोस्त हैं जो पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको हमारे इस वीडियो को शेयर कर सकते हो उनके साथ। ठीक है। चलिए, और अगर आप कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसका लिंक ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आइए अपने बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका नाम हम बता ही चुके हैं, क्या है? संगतता और असंगतता। ठीक है। संगतता को इंग्लिश में देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं? कंसिस्टेंसी। ठीक है। और असंगतता को बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। आपको इंग्लिश टर्म भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप इंग्लिश टर्म को नहीं ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसा गलती नहीं करना है। आपको इंग्लिश टर्म भी याद रखना है। ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब संगतता और इनकंसिस्टेंसी का मतलब असंगतता। ठीक है। हमको इस दोनों टॉपिक को आज समझना है। देखिए, अगर आप थंबनेल देख करके आए हैं हमारे इस वीडियो पे, इसका मतलब है कि आप ये टॉपिक को समझना चाहते हैं। आप अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में समझना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक, ठीक है, आराम से अंत तक बने रहिए। जो भी 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा उसमें आपको इस दोनों टर्म से रिलेटेड एक एक चीज़ वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम आपको एक सिंपल सा भाषा में बताने का प्रयास करें, सिंपल सा शब्द में, कि संगतता और असंगतता का अर्थ क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, अभी तक क्या होता था कि आपको रैखिक समीकरण का युग्म दिया जाता था। ठीक है। तो आप क्या करते थे? वहाँ पे आप देखते होंगे कि 2 ही चीज़ होता था। या तो उसका हल जो है निकल जाता था, या
हल नहीं निकलता था। ये दो चीज़ होता था, ठीक है। तो बस इसी टर्म को यूज़ करके ये टॉपिक बनाया गया, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी समीकरण युग्म था, उसका हल अगर निकल गया तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो समीकरण युग्म संगत है। बात समझ में आया? और अगर हल नहीं निकला तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो असंगत है। बस इतना ही है इस टॉपिक में। बात आया समझ में कि समीकरण का हल अगर निकला तो वो संगत कहलाएगा, अगर हल नहीं निकला तो असंगत कहलाएगा। बात आया समझ? ठीक है। बस ये आपको दो बात ध्यान में रखनी है। अब देखिए, कोई भी समीकरण युग्म वो संगत है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास दो विधि है, ठीक है, दो मेथड्स है, ठीक है। अब वो मेथड्स कौन कौन सा है? एक तो आपके पास में ये ग्राफीय विधि है और एक बीजगणितीय विधि है, ठीक। आप दोनों विधि से पता लगा सकते हैं कि कोई भी रैखिक समीकरण युग्म वो संगत है या असंगत है, ठीक। हम दोनों विधि के ऊपर चर्चा करते हैं वन बाई वन। आपको धैर्य से मेरा बात को सुनते चलना है, ठीक है। तो देखिए, ग्राफीय विधि में क्या करते थे हम लोग, अगर हमारे पास मान लेते हैं कि कोई भी रैखिक युग्म दिया हुआ रहता था, तो हम लोग उसका ग्राफ खींच करके सॉल्यूशन का पता लगाते थे, यही करते थे ना। तो अभी मान लेते हैं कि मेरे पास कोई दो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, आप देखते थे कि जब सॉल्यूशन निकालते टाइम पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन उसमें हो सकता था कि वो दोनों लाइन जो है क्या कर ले, एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस कर दे, यही होता था क्या? बताइए जरा, यही होता था ना। ये दोनों लाइन हो सकता था कि एक दूसरे को क्रॉस कर दे। और जब क्रॉस करता था तो क्रॉस करने के बाद में जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, ठीक है, यानी इंटरसेक्ट किया, तो वही पॉइंट हमारा क्या हो जाता था, आंसर। बताया समझ में? तो आंसर होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमको हल मिला ना, हल तो मिल गया। तो हम लोग किसी भी रैखिक समीकरण का सिर्फ ग्राफ खींचे, ठीक है, बिना किसी सॉल्यूशन के हम सिर्फ ग्राफ खींचे, और अगर वो इस तरीके का क्रॉस करता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो वहां पे हमको एक आंसर मिल जाता है, ठीक है। यही करते थे ना। अगर आप वो जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं जिसमें हम लोग ग्राफीय विधि को बताए थे, अगर नहीं देखे तो उसको एक बार जाकर देख लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से आगे आप जब बढ़ेंगे तो हमारे बात को रिलेट कर पाएंगे और चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी, ठीक है। तो और देखिए क्या हो सकता था दूसरा कंडीशन, जैसे मान लेते हैं कि ये तो पहला हो गया, इसमें हल मिल गया आपको, और दो अगर लाइन है तो हो सकता है कि आप दोनों लाइन को खींचे उसका ग्राफ, तो हो सकता है कि वो कुछ इस तरीके से भी हो जाए, ये ऐसा भी चला जाए, हो सकता है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा बताइए, इस कंडीशन में बताइए क्या होगा, दोनों में, दोनों लाइन पर कोई भी पॉइंट कॉमन मिलेगा क्या? बताइए। तो आप बोलेंगे नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर टच नहीं करेगा तो दोनों, कोई ऐसा पॉइंट हमको मिलेगा ही नहीं जो इस दोनों रेखा पे होगा। आता ना समझ में? तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि हल नहीं निकलेगा, यही होता था। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता था बताइए? तीसरा कंडीशन ये हो सकता था कि मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, ठीक है, यानी पहला समीकरण का आप ग्राफ खींचे तो आपको ये लाइन मिला, और दूसरे समीकरण का ग्राफ खींचे तो आपको एक लाइन मिला, लेकिन वो लाइन क्या है कि वो इसी पर है, ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा आपस में, यानी दोनों का ग्राफ एक ही लाइन पे आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आप क्या बोलते हैं कि इस दोनों में बहुत सारा पॉइंट जो है कॉमन है, बहुत सारा पॉइंट है जो दोनों रेखा पे है, अनंत पॉइंट है, यही बोलेंगे ना। तो यहाँ से क्या होता था, अनंत हल मिल सकता था आपको, मिलता था, है ना। तो भैया हल मिला ना, यहाँ पे हल तो मिल गया। बताया समझ में? तो अभी हम इससे पहले आपको क्या बताए थे कि अगर हल मिला तो संगत, अगर हल नहीं मिला तो असंगत, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि पहले वाले कंडीशन में भी हल मिला, तो मतलब इस कंडीशन में भी हम बोल सकते हैं ग्राफ के माध्यम से कि ये समीकरण संगत होगा, जो भी समीकरण युग्म होगा वो संगत होगा। और दूसरे वाले केस में जब रेखा समांतर हो जाएगी,
मतलब दोनों समीकरण का ग्राफ खींचे आप, तो दोनों से जो रेखा मिलेगी वो अगर समानांतर अगर हो गया तो उस कंडीशन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है। कॉमन पॉइंट नहीं मिलने का मतलब हल नहीं हुआ, और हल नहीं मिलने का मतलब क्या हुआ कि वो समीकरण युग्म असंगत हो गया। बात समझ में आया? और यहाँ पर तीसरा में जब दोनों रेखा एक दूसरे पर ही आ जाती थी तो उस कंडीशन में अनंत हल मिलता था, तो हल मिला मतलब क्या हो गया, संगत। आता है समझ में? तो एक तो ये हो गया। आप ग्राफीय विधि में क्या कर सकते हैं कि समीकरण का सिर्फ आप ग्राफ खींचिए और ग्राफ को देख करके आप बता सकते हैं कि वो संगत होगा या असंगत होगा। ठीक, ये ग्राफिकल मेथड था। आशा करते हैं आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप हमारे लेक्चर नंबर 1 को देखिए जिसमें हम ग्राफीय विधि के बारे में बताए हैं। उस मेथड को आप पढ़िए, फिर यहाँ से इसको देखिएगा, ज़्यादा बेटर है। ठीक, तो ये हो गया ग्राफीय विधि से पता लगाना कि कोई भी समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत होगा। अब आइए बात करते हैं बीजगणितीय विधि के बारे में। ठीक है, बीजगणितीय विधि कौन सा है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत होगा, मतलब कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक, तो ये जो विधि आया है ना, वो आया है आपका वज्र गुणन विधि से। ठीक, ये जो तरीका हम लोग यूज करने वाले हैं वो आया है वज्र गुणन विधि से, तो उसके लिए आपका वज्र गुणन विधि आना चाहिए। ठीक है ना? तो हम अपने पिछले वीडियो में जो लेक्चर नंबर हमारा 5 था उसमें हम वज्र गुणन विधि आपको बता चुके हैं। ठीक है, आप नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़िए। ठीक, हम लोग उससे आगे आगे बढ़ते हैं, वो सारा चीज़ यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, देखिए हम वज्र गुणन विधि में आपको बताए थे कि जो सॉल्यूशन आया था वो ये था, दोनों एक्स और वाई का वैल्यू ये आता था, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक, अभी हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। ठीक, आपको उसका जवाब देते चलना है। ठीक, जो हम पूछेंगे सिर्फ आपको उसका जवाब देते चलना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज दिमाग में आपको नहीं लाना है। ठीक, इस वीडियो के अंत तक आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक, सिर्फ हम जो जो पूछते जाते हैं आप उसका जवाब देते जाइए। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आया है वो एक्स का वैल्यू क्या है बताइए। वो जो एक्स का वैल्यू है वो ये वाला है, हम इसको यहाँ से उठा करके आगे ले आते हैं। 1 मिनट, यहाँ से हम इसको आगे ले आते हैं। अभी देखिए ये x बराबर आपको मिला है ये वाला वैल्यू। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि ये जो यहाँ पे ये टर्म दिया हुआ है इसका आंसर क्या आएगा, मतलब किस फॉर्म में आंसर आएगा, आपको वो बताना है। ठीक, तो आप क्या बोलेंगे बताइए, इसका आंसर क्या ये भिन्न के फॉर्मेट में आ सकता है? आप बोलेंगे बिल्कुल आ सकता है, यही ना? तो अगर मान लेते हैं कि ये भिन्न के रूप में आ गया तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकता है, बोलिए। भिन्न के रूप में आएगा ना? अरे भाई, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो सारा ये जो टर्म है एक्स का जो मान आया है ये कौन कौन सा टर्म से मिलके बना है बताइए। तो आप कहेंगे कि सर इसमें A1 B1 फिर A2 B2 C1 C2 इसी से मिलके बना है ना। आप देखिए यहाँ पे पहला टर्म क्या है, B1 C2। ठीक, अभी आप ये बताइए ये सारा के बारे में क्या बताए थे परिभाषा में आपको, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था इसमें क्या बताए थे, A1 B1 A2 B2 C1 C2 सारा का सारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। ये हम बता चुके हैं ना, वास्तविक संख्या होता है। तो अब आप बताइए अगर ये सारा का सारा टर्म वास्तविक संख्या है तो हम जब B1 C2 का वैल्यू निकालेंगे, मतलब ये भी वास्तविक संख्या ये भी वास्तविक संख्या, तो दोनों को गुना करने के बाद आंसर क्या आएगा, वास्तविक संख्या आएगा। जैसे ये 2 है ये 5 है, दोनों रियल नंबर हुआ वास्तविक संख्या हुआ, दोनों को हम गुना कर दिए तो आंसर क्या आया हमारा 10, और ये भी क्या है मेरा रियल नंबर है, रियल नंबर ही मिलेगा ना। उसी तरीके से यहाँ पर ये एक रियल नंबर मिलेगा ये एक रियल नंबर मिलेगा, दोनों को घटाएंगे तो आंसर फिर रियल नंबर मिलेगा। आता ना समझ में? मतलब ऊपर का जो टर्म है ये हमको कोई एक फिक्स वैल्यू देगा, कोई फिक्स रियल नंबर देगा, और नीचे भी कोई हमको एक रियल नंबर देगा, यही होगा। ठीक, अभी हम आपको ये सारा चीज़ क्यों बता रहे हैं ये आपको अभी समझ में आएगा। ठीक है, आपको ध्यान से सुनते चलना है।
तो ये क्या हो सकता है कि ऊपर वाला टर्म ये भी आपको एक रियल नंबर देगा और नीचे वाला टर्म भी रियल नंबर देगा। अब एक बात बताइए, जब ये आपको फ्रैक्शन के रूप में मिल गया, ठीक, अच्छा देखिए हमेशा तो फ्रैक्शन नहीं मिलेगा, हो सकता है कि कभी ये सिर्फ 2 मिल गया या 3 मिल गया, कुछ इस टाइप का नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं समझना है कि यहाँ पे ये भिन्न के रूप में नहीं आया। जब भी हम लोग कोई भी नंबर लिखते हैं उसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो बटे में हमेशा 1 छिपा रहता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो हमेशा ये भिन्न के फॉर्मेट में ही आंसर देगा। तो अब हम आपसे ये चीज़ पूछ रहे हैं, आप ये बताइए हमको कि अगर ये नीचे वाला जो टर्म है, ठीक है, नीचे यानी कि जो हर है आपका, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, किसी भी भिन्न में ऊपर वाला वैल्यू अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। आप ये बताइए क्या होगा अगर ये हर का वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, और क्या होगा जब ये हर का वैल्यू 0 ना हो, ठीक है, मतलब ये एक बार 0 हो जाए। आप यहाँ देखिए ना कि ये जो नीचे भी आपको एक रियल नंबर मिलने वाला है, तो क्या कंडीशन हो सकता है। पहला तो ये हो सकता है कि 0 के अलावा कुछ मिल जाए, ठीक है, ये दोनों आपस में ये सॉल्व होकर के 0 के अलावा कोई नंबर मिल जाए, या नहीं तो 0 मिल जाए। अभी हम 0 पे ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कोई और पॉइंट क्यों नहीं हम बोल रहे हैं, उसका भी एक कारण है, ठीक है। जैसे अगर हम आपको ये कहें कि बताइए अगर हम 2 में 0 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा आंसर, बताइए। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो अपरिभाषित आ जाएगा आंसर, यानी इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो ये गलत है, ठीक है। एक तो गलती इसमें है, लेकिन आपका भी नहीं है, ये टीचर ही जनरली ये बोल देता है, लेकिन इसका आंसर जो होता है वो सही आंसर है कि ये अपरिभाषित है हमारे पास, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आता है तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम इसका जवाब आपको बता देंगे कि क्यों ये चीज़ इन्फिनिटी नहीं होता है, क्यों ये अपरिभाषित होता है, ठीक है। देखिए हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए हैं, माफ़ कीजिएगा उसके लिए, लेकिन ये चीज़ आपको समझाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है कि या तो ये 0 होगा या 0 नहीं होगा, यही दो कंडीशन हो सकता है, ठीक। अगर ये 0 हुआ तो उस कंडीशन में ये चीज़ अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 0 नहीं हुआ, मान लेते हैं तो ऊपर भी एक रियल नंबर आपको मिला है, ठीक, ऊपर जो है इस भिन्न के ऊपर में यहाँ पर भी एक रियल नंबर मिल गया, ठीक है, और नीचे भी आपको एक रियल नंबर मिल गया, ठीक है, यानी वास्तविक संख्या मिल गया जो कि 0 नहीं है, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे ऊपर में 2 मिला, नीचे में 5 मिल गया, ठीक है, तो ये क्या दे दिया आपको, फिक्स वैल्यू दिया, बताया समझ में। ये क्या दे देगा, फिक्स वैल्यू देगा। किस कंडीशन में फिक्स वैल्यू मिल रहा है, जब नीचे हमारे पास 0 नहीं आया था, तब कोई भी बच्चा उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो वो x का मान हमेशा एक ही लाएगा, ठीक है। अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा है तो हम आपको एक एग्जाम्पल से इसको बता देते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक रैखिक समीकरण दिया हुआ था, उसमें आप जब उसके जनरल फॉर्मेट से कंपेयर किए तो आपको a1 का वैल्यू मिला 1, a2 का वैल्यू मिला 2, b1 का वैल्यू 3 मिला, b2 का वैल्यू 4 मिला है। अगर इस तरीके का नंबर आया तो अब एक बात बताइए, अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि x का मान बताइए यहाँ पे क्या होगा, तो पहले क्या है मेरा b1c2, तो b1 कितना है मेरा बताइए, ये हो गया 3, ठीक है, और c2 कितना है, ये है 2, ठीक, माइनस, अब क्या होगा b2, b2 का वैल्यू कितना है 4, और c1, c1 का वैल्यू कितना है 5, फिर नीचे क्या हो जाएगा a1, उसका वैल्यू है 1, और b2 उसका वैल्यू है 4, फिर माइनस आया a2, a2 का वैल्यू 2, और b1, b1 का वैल्यू 3, ठीक, यही करते हैं। अभी अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस 5 चौक 20, फिर नीचे हो गया 4 माइनस 3 दूनी 6। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस में 14 और नीचे हो गया माइनस में 2। तो यहाँ से ये तो ये कट गया और माइनस माइनस यानी प्लस बन गया, और ये टोटल ये कट गया तो कितना आ गया 7, नीचे आपका 1 छिपा हुआ है, ठीक। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे 0 नहीं आया, ठीक है,
नीचे जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई नंबर आया। तो जीरो के अलावा जब भी कोई नंबर आया तो यहाँ से ये जो आंसर मिल रहा है क्या मिल रहा है, 7। 1 छिप गया, यहाँ से आंसर मिला हमको 7। तो एक बात बताइए, कोई भी बच्चा अगर इस चीज को लेकर के अगर उस समीकरण को सॉल्व करेगा, तो चाहे हम सॉल्व करें या कोई और सॉल्व करे, आप करें या कोई और, आंसर तो वो 7 ही लाएगा ना। बात आया समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारे पास ये नीचे वाला जो टर्म है ये, ठीक है, इसका वैल्यू अगर ये जीरो के अलावा कुछ और होता है, मतलब जीरो नहीं होता है, तो उस कंडीशन में एक ही आंसर सब विद्यार्थी लाएगा। बात आ रहा है समझ में? एक ही आंसर हर एक विद्यार्थी लाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी नीचे का टर्म मतलब a1b2 माइनस a2b1 ये जीरो अगर नहीं होगा, तो इस कंडीशन में सारा का सारा विद्यार्थी फिक्स आंसर लाएगा। और फिक्स आंसर बोलने का मतलब है, इसी को कहते हैं हम लोग कि हमारे पास जो हल मिला है वो अद्वितीय है। बताया समझ में? उस कंडीशन में क्या मिलता है, अद्वितीय हल मिलता है। ठीक है, तो कहाँ से अद्वितीय हल का कॉन्सेप्ट आया था आपको समझ में आया होगा। मतलब केवल एक ही हल मिलेगा और वो भी यूनिक होगा। यूनिक बोलने का मतलब है कि कोई भी आदमी इसको सॉल्व करेगा, कोई भी विद्यार्थी सॉल्व करेगा तो सेम वही आंसर आएगा। ठीक, आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा कि जब हमारे पास ये कंडीशन होता है तो क्या हो जाता है, बताइए। जब भी ये चीज हो जाता है, ये कंडीशन आएगा, मतलब नीचे अगर जीरो नहीं आता है तो उस कंडीशन में हमारे पास अद्वितीय हल होता है। ठीक है, मतलब यूनिक हल मिलता है। तो हल मिला ना, तो अगर मिल गया तो इस चीज को क्या बोलते हैं, अभी हम आगे क्या बताए थे, इसको हम लोग बोलते हैं वो रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, क्या हो गया, संगत हो गया। बताया समझ में? आशा करता आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए हम इस ये जो यहाँ पे ये जो आया, इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे होगा बताइए। तो इसको हम सिंपली इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं समीकरण को बताइए। ये माइनस में अगर है तो इसको हम अगर इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, a1b2, और यहाँ पर पहले इक्वल टू रहता था, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन है तो वो रहेगा ही। इसको हम इधर भेज दिए, ये जो माइनस वाला टर्म है इसको दाहिने साइड ले आए तो क्या हो गया, ये प्लस में बन गया। अब इस a2 को इधर ले आए, ठीक है, ये 2 यहाँ पे गुना में है, इसको हम बाएं साइड लेके चले आए तो क्या मिला, a1/a2, और बीच में नॉट इक्वल टू का साइन है, और इधर b1 तो ऊपर में है ही, इस b2 को ले आइए आप दाहिने साइड तो क्या मिल गया, b2। बताया समझ में? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी ये कंडीशन आएगा, आपको जो भी समीकरण है उसमें जब आप इस रेशियो को चेक करेंगे, a1 और a2 का भाग निकाल करके और b1 b2 का भाग निकाल करके चेक करेंगे, अगर दोनों बराबर नहीं आता है तो इस कंडीशन में आपको मिलेगा अद्वितीय हल, मतलब यूनिक हल मिलेगा। मतलब एक ही हल मिलेगा जो सब विद्यार्थी ला के देगा। ठीक, अगर हल मिल गया तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन बता रहा है वो समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। बताया समझ में? देखिए हम एक लाइन सिर्फ ये आपको बता सकते थे, ठीक है, कि बेटा ये रट लो, ये चीज दिखा तो लिख देना संगत है, नहीं दिखा तो लिख देना असंगत है। ठीक, हम ये बता सकते थे आपको, लेकिन ये आप जान रहे हैं कि मेरे चैनल का नाम क्या है, मैथमेटिकल नोशन। नोशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, और मैथमेटिकल का मतलब होगा कि आप गणित से संबंधित कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको आप समझते हैं बेहतर ढंग से डिटेल में, इसीलिए हमारा ये चैनल है। ठीक है, मैथमेटिकल नोशन। आया बात समझ में? तो आपको ये कंडीशन ध्यान में रखना है, कैसे आया ये हम बता दिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे अगले जो इसका कंडीशन हो सकता है। अब ये क्या बताए थे, या तो नीचे जीरो होगा हर का वैल्यू, या जीरो नहीं होगा। ठीक, तो जीरो नहीं हुआ तो हम आपको बता दिए अद्वितीय हल मिला। अब हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, कि अगर ये जीरो हो गया तो क्या होगा, आइए करके देखते हैं। इसको हम अगर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, a1b2 इक्वल टू है, और इस वाले टर्म को भेज देते हैं दाहिने साइड तो क्या मिल गया, a2
B1, यही मिला। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करिए, जैसे भी सॉल्व किए थे पिछले वाले को। इस A2 को ले आइए बाएं साइड, तो भाग में आ जाएगा A2, और इधर B1 है, इस B2 को ले आइए आप दूसरे साइड, तो ये भाग में आ गया। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये टर्म मिला, ठीक है। तो अब इससे क्या फायदा हुआ, है ना, इससे क्या समझ में आता है, तो आइए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये जो टर्म आया ना, आप देखिए यहाँ पर दोनों आपको दिख रहा है कि A1 और A2 का जब आप भाग निकाले थे और B1 B2 का भाग निकाले तो दोनों बराबर आ गया। दोनों बराबर आने का मतलब कोई एक फिक्स वैल्यू मिलेगा, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि वो फिक्स वैल्यू मेरा K है, ठीक है। ये R नहीं है, K है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं। बात समझ में आया क्यों माने? हम क्या किए, ये A1 था एक रियल नंबर, A2 एक रियल नंबर, दोनों को भाग देंगे, एक रियल नंबर मिलेगा, ठीक। फिर हम B1 एक रियल नंबर, फिर B2 रियल नंबर, दोनों का भाग दिए, यहाँ से भी एक रियल नंबर मिलेगा। तो हमारे पास दो रियल नंबर मिला, और बीच में बराबर का साइन क्या बता रहा है कि ये दोनों रियल नंबर आपस में बराबर है, ठीक। तो ये कौन सा रियल नंबर है ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको इतना पता है कि ये वैल्यू हमको रियल नंबर मिलेगा। तो हम यहाँ पर एक वैल्यू K मान लिए जो एक रियल नंबर है। बताया समझ में? इससे क्या फायदा हुआ, ठीक। आइए देखते हैं इससे क्या फायदा हुआ है। हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये जो पहला वाला है A1 A2 इसको इधर लिख लिए, और ये जो हमारा K है, अब देखिए A1 बाई A2 ये बराबर है B1 बाई B2 के, और ये बराबर है K के, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, एक चीज़ ये इधर बताइएगा आप, जैसे मान लेते हैं कि x बराबर है y के और y बराबर है z के, तो हम क्या ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि x होगा z के बराबर? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? भैया जैसे 2 है मान लेते हैं, 2 बराबर है 3 के और 3 बराबर है 4 के, इसका मतलब क्या होगा कि 2 भी 4 के बराबर होगा, यही होगा ना? आता है समझ में? तो उसी चीज़ का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे कह सकते हैं कि A1 बटा A2 ये भी K के बराबर होगा, और B1 और बटा B2 ये भी K के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या मिल रहा है बताइए? यहाँ से क्या मिलेगा, इस A2 को हम दाहिने साइड अगर भेज दें तो क्या हो गया, A1 इज इक्वल टू K इंटू A2, ये मिला, ये रिजल्ट, ये रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है? और यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये दूसरे वाले से B1 का वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या मिल जाएगा, K इंटू B2, यही मिलेगा। ऐसा करते हैं, आपको मेरा बात समझ में आया होगा, यही मिला ना। अब देखिए इससे क्या फायदा हुआ। अब आप एक बात बताइए कि जो जनरल फॉर्मेट आपको बताए थे दो चर वाला रैखिक समीकरण का, वो क्या था? जनरल फॉर्मेट आपका यही था ना, A1x प्लस B1y प्लस C2 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या था, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये था दिया हुआ। अब देखिए हम पहले समीकरण में, मतलब देखिए ये A1 का वैल्यू है, ये B1 का वैल्यू है, तो A1 B1 आपको कहाँ नजर आ रहा है, कौन सा समीकरण में, पहला में या दूसरा में? आप बोलेंगे पहला में, तो पहला वाले समीकरण से, सॉरी पहला वाले समीकरण में हम क्या करते हैं, इसका मान रख देते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं क्या रिजल्ट मिल रहा है। आइए हम इसको यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोले कि आप पहला वाले समीकरण में जो ये A1 था उसको हटाइए, ठीक, उसके जगह पे क्या रखिए, उसका वैल्यू। उसका वैल्यू क्या था बताइए? उसका वैल्यू आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, A1 का वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इसको उठाए और यहाँ रख दिए, ठीक है, हो गया। उसी तरीके से आपको B1 के जगह पर, मतलब B1 को यहाँ से भगाना है, तो B1 के जगह पर B1 का वैल्यू रख देना है। तो B1 का वैल्यू कितना है, K B2। यहाँ से हम इसको B1 के जगह पर रख देते हैं। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ जगह बच जाए। B1 के जगह पर हम उसका वैल्यू रख दिए, ठीक है। अब बताइए यहाँ से क्या मिल जाएगा,
आप देख रहे हैं इसमें क्या कॉमन है, के, दोनों में कॉमन है, तो के को ले लिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया, a2x प्लस, इससे के बाहर निकला तो b2y, ठीक है, और प्लस में c2 इक्वल टू 0, यही मिला। पता है समझ में, यही मिल रहा है ना। अब इसके बाद में अगर हम इस समीकरण में के से भाग दे देते हैं, ठीक है, दोनों साइड, एक ही काम दोनों साइड कर सकते हैं। अगर हम इस के से भाग दे देते हैं पूरे में, तो क्या हो जाएगा बताइए। ये जो टर्म है इसमें भी के से भाग कर दिए, ये जो C2 था इसमें भी के से भाग कर दिए, और दाहिना साइड भी के से भाग कर दिए, तो क्या मिल गया, ये के और ये के कट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, a2x प्लस b2y प्लस C2 डिवाइडेड बाई के इक्वल टू 0, यही मिलेगा। बताया समझ में, यही मिला ना। हम इस सारे टॉपिक इधर से इसको इरेज कर देते हैं ताकि जगह मिल जाए, फिर और आपको बताते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, ये जो यहाँ पे चीज मिला है, एक समीकरण मिला ना, अभी आप इस दूसरे समीकरण को, ये जो दूसरा समीकरण था इसको हम उठा के यहाँ ले आते हैं, ठीक। आप इस समीकरण को देखिए, और ये जो चीज यहाँ आया है, ये समीकरण आप इसको देखिए, दोनों में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है ये बताइए हमको। हेलो, सो गए क्या, वीडियो देखते देखते, जग जाइए। यहाँ देखिए, ये समीकरण और ये तीसरा नंबर समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। इस दोनों समीकरण में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है ये बताइए, क्या अंतर नजर आ रहा है। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर ये जो पहला वाला समीकरण है इसमें भी a2x है, दूसरे वाले में भी a2x है, इसमें b2y है, इसमें भी b2y है, लेकिन इसमें c2 है पहला वाले में, और इसमें c2 के जगह पर c2 डिवाइडेड बाई k है। आता है समझ में, c2 डिवाइडेड बाई k हो गया। अच्छा, एक चीज़ हम मिस्टेक कर दिए ना यहाँ पे, एक मिनट एक मिनट, ये जो पहला वाला समीकरण हम लिए थे a1x b1y, यहाँ पे c1 होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये C1 होगा, ये C1 होगा, यहाँ पे C1 आएगा, यहाँ पे C1 आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। रियली वेरी सॉरी। यहाँ पर आप बोलेंगे कि क्या हो गया, कि पहला वाले में C2 है, उसके जगह पर दूसरे वाले में C1 बटे K है। आपको बस इतना ही अंतर नजर आ रहा है। फिर दाहिना साइड में 0 है, इसमें भी सॉरी, इसमें भी इक्वल टू है, इसमें भी इक्वल टू है, 0 है 0 है, बाकी सब तो सेम है। अंतर कहाँ हो रहा है, इसी दोनों टर्म के पास में, है ना। तो क्या होगा अगर ये C2 आपका C1 डिवाइडेड बाई के, ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, अब बताइएगा क्या होगा यहाँ। पता नहीं समझ में क्या बोल रहे हैं हम। इस दोनों समीकरण में सिर्फ इसी का अंतर था ना, तो हम मान लेते हैं ये एक रियल नंबर, ये एक रियल नंबर, तो दोनों में क्या हो सकता है, या तो ये दोनों अलग अलग हो जाए या दोनों सेम हो जाए, यही हो सकता है ना। पता नहीं समझ में, C2 भी एक रियल नंबर होता है और ये वैल्यू भी एक रियल नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि C1 तो ऑलरेडी रियल नंबर है, ये परिभाषा में ही दिया हुआ रहता है, और K हम क्या माने थे, एक रियल नंबर, तो रियल नंबर का भाग क्या होगा, एक रियल नंबर मिलेगा। तो मतलब ये C2 भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, तो भाई मेरे, जब ये बाकी का टर्म सेम है तो इसमें क्या हो सकता है, या तो ये भी ये दोनों सेम होगा या सेम नहीं होगा, यही हो सकता है। हम एक बार मान लेते हैं कि ये सेम हो गया, और एक बार मान लेते हैं कि ये सेम नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे ये बताइए, सोचिए जरा, सोच पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं, मदद करते हैं, आइए कर दे रहे हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एक समीकरण था 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, ठीक है, और एक दूसरा समीकरण है, मामला यहीं पर ना फंस रहा है, इसी जगह पर, इतना तो सेम है, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ सेम है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ 5 लिए, ठीक है, और
ये दूसरे में भी ये बराबर कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी मान लेते हैं कि ये 5 है, तो क्या हो गया बताइए। अब बोलेंगे कि सर इसमें तो दोनों समीकरण सेम हो गया। तो भाई मेरे, जब ये दोनों समीकरण सेम हो गया, आपको कंडीशन ध्यान रखना है, किस कंडीशन से आया, इससे। ठीक है, जब हम इस दोनों को बराबर लिए थे, तो भैया ये दोनों समीकरण तो बराबर आ गया। तो कहने का मतलब है इसका जो ग्राफ होगा वही ग्राफ इसका होगा। ठीक है, अगर ये दोनों का ग्राफ सेम है तो आप बताइए दोनों लाइन कहाँ पे होगा, बोलिए। दोनों लाइन का ग्राफ सेम ही हुआ ना, तो सेम हुआ तो इसका मतलब क्या है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएगा। और दोनों लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर है, इस बात का मतलब क्या है बताइए, कि दोनों में अनंत बिंदु कॉमन मिलेगा। और अगर बिंदु कॉमन मिला मतलब वो क्या हो गया, संगत हो गया, है ना। बताया समझ में, ये हो गया संगत। क्लियर है। और अब बात करते हैं इस दूसरे वाले पे, यहाँ से क्या होगा, आइए इसको भी समझ लेते हैं। अभी हम क्या बोले कि ये दोनों अब अलग अलग है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट टर्म दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 5 है, यहाँ पे आ गया 6। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखेंगे कि जब आप इस दोनों समीकरण का ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, इस दोनों समीकरण का आप ग्राफ खींचिएगा, ठीक है, खुद से। जैसे आप इसका ग्राफ खींचेंगे तो आपको ऐसा कंडीशन मिलेगा, एक लाइन ऐसा मिलेगा और एक लाइन आपको ऐसा मिलेगा। आप इसको खींच के देखिएगा, ग्राफ ग्राफ खींचना आता है ना, आता ही होगा, 10th क्लास में आ गए तो। नहीं आता है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, एक वीडियो में बता देंगे आपको कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है। ठीक है, तो इसको जब आप खींचेंगे तो आपको मिलेगा कुछ इस टाइप का चीज, मतलब पैरेलल लाइन मिलेगा, समानांतर रेखा। तो आप बोलेंगे कि सर इस दोनों में कोई भी कॉमन बिंदु तो हमको मिल ही नहीं रहा है। मतलब अगर हम इस पर का एक पॉइंट लेते हैं तो ये पॉइंट इस पर तो आ ही नहीं रहा है ना। और ये दोनों रेलवे का जो पटरी होता है ना, ट्रेन का पटरी, उसके तरह ये समानांतर चलता ही रहेगा, कभी एक दूसरे को टच ही नहीं करेगा। टच नहीं करेगा तो कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और सॉल्यूशन नहीं मिला तो क्या हुआ बउआ, कि ये चीज असंगत हो जाएगा। बात आया समझ में, क्लियर है। आशा करते हैं कि हम आपको समझाने में सफल रहे होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो प्लीज वीडियो को बैक करिए और एक बार देख लीजिए दोबारा। ठीक है, आइए हम इसको थोड़ा फ्रेश से लिख देते हैं। बहुत पिच पिच हो गया ना। आइए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने का कोशिश करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अभी हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा। हर एक चीज़, हर एक तो हर एक कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करते चल रहे हैं हम। अभी देखिए, अभी यहाँ से आप क्या देखें कि जब ये कंडीशन था, ठीक है, इसी को ना सॉल्व किए थे बराबर करके, तो यहाँ से हमको क्या मिला था बताइए। जब ये दोनों बराबर हुआ था तो C1 ये हमारा आया था एक किसके बराबर, सॉरी C2 हुआ था, C2 ये बराबर आया था C1 डिवाइडेड बाय K का। और एक कंडीशन ऐसा हो सकता था कि ये दोनों बराबर नहीं हो, है ना। तो इस कंडीशन में कौन सा वाला में, ये जो पहला वाला था, ठीक है, ये पहला वाला कंडीशन से क्या हुआ था, अनेक हल आया था ना, अनेक हल, बताया समझ में। और इससे क्या हुआ था, कोई हल नहीं, यहाँ से आपको मिला था अनेक हल। ठीक, और यहाँ से मिला था आपको, क्या मिला था, कोई हल नहीं मिला था। अगर कोई बोल दिए मिला था तो मार के अड्डी तोड़ देंगे। अभी हम तुरंत बताए कि कोई हल नहीं मिला था। ठीक,
अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या, इस C1 को, सॉरी इस C2 को इधर ले आते हैं और इस K को इधर लेके चले जाते हैं। ठीक, तो K को अगर हम इधर लेके आएंगे बाएं साइड, तो K भाग में है, तो K ऊपर आ जाएगा गुना में। ठीक, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इधर C1 था, तो यहाँ से क्या मिलेगा, नीचे C2। ठीक है, और इसको भी हम थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दें, तो ये क्या मिल जाएगा, K नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, यही मिलेगा। बात आया समझ में, ये मिला ना। ठीक है, तो अभी एक चीज़ और बताइए, अभी हम इससे पहले वाले स्लाइड में, इससे पहले वाले स्लाइड में, ओ सॉरी इसको तो हम इरेज कर दिए। हाँ चलिए फिर से हम बना देते हैं, थोड़ा सा और 5 मिनट रुक जाइएगा। यहाँ से क्या निकाले थे हम, इसको जब सॉल्व किए थे, A1 B2 इक्वल टू A2 B1। ठीक है, यहाँ से क्या आया था, A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2, और इसको क्या माने थे, K, यही माने थे। बोलेंगे हाँ यही माने थे। तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, आपसे पूछेंगे ना क्या दिखाना चाह रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पे K के जगह पर क्या है, K के जगह पर क्या वैल्यू मिल रहा है, C1 बटा C2, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, K। तो जब ये K C1 बटा C2 के बराबर है, तो हम इस K के जगह पर इसको रख सकते हैं, बोलिए। बिल्कुल रख सकते हैं। तो आइए इसको यहाँ से उठाते हैं, K को यहाँ से हटा दिए। ठीक है, K को यहाँ से हटा दिए, और K के जगह पर इस K का जो वैल्यू था, इसको उठा के यहाँ रख दिए, ये चीज़ मिला। ठीक है, और दूसरे में क्या हुआ था, बताइए, एक और कंडीशन क्या आया था, ये वाला, इसको भी तो रखना पड़ेगा क्या। तो एक बार आपको मिल रहा है ये चीज़, और दोबारा दोबारा हम लिखें A1 बटा A2 B1 बटा B2, और ये चीज़ यहाँ पे आपको नॉट इक्वल टू आ रहा है इसका, C1 बटा C2, यही आया, आया कि नहीं, बोलेंगे बिल्कुल आया। तो आप ही बताइए, अब सारा चीज़ आपके आँख के सामने है, इस कंडीशन में क्या मिला था, अनेक हल, है ना, अनेक हल। और इस कंडीशन में क्या मिला था, कोई हल नहीं, हुआ ना। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हुआ। अब आपको समझ में आया होगा कि आपके बुक में ये वाला जो रिजल्ट है वो कैसे दिया रहता है, क्यों दिया रहता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको हर बात समझ में आया होगा, है ना। अच्छा एक चीज़ और, कि ये जब अनेक हल मिला, तो ये हुआ क्या, संगत, हल मिल गया ना, संगत। यहाँ पे हल नहीं मिला तो असंगत। तो ये चीज संगत और असंगत पता करने का ये शॉर्टकट मेथड है। आपको क्या करना है कि समीकरण को सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये रेशियो निकालना है, यानी A1 A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2, इस तीनों का वैल्यू निकालना है और देखना है क्या क्या हो रहा है। इससे पहले वाले रिजल्ट में जब हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू वाला कंडीशन लेके चले थे, तो क्या मिला था, बताइए तो, याद है, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। इस कंडीशन में आपको मिल रहा था यूनिक हल, था ना, मतलब ये भी संगत होता था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ये चीज चेक करेंगे बिना समीकरण को सॉल्व किए, कोई ग्राफ नहीं खींचना है, कोई विधि नहीं लगाना है, प्रतिस्थापन वज्रगुणन विलोपन कोई विधि नहीं लगाना है, डायरेक्ट ये कंडीशन चेक करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि वो संगत है या असंगत है, हल निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखिए,
इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे और, ठीक है, हम हर एक एस्पेक्ट तो आपको समझा दिए। अब आपको बस एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और टीचर इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, नहीं बताते हैं विद्यार्थी को, और ये आपके बुक में दिया हुआ है ना। ये इससे कभी भी हो सकता है कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो पूछ दे, तो मैक्सिमम विद्यार्थी जो है ना, वो क्या हो जाएगा, लुगड़ जाएगा भाई, गिर जाएगा, ठीक है, उससे बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। तो वो चीज़ क्या है कि देखिए, अभी हम यहाँ आपको बता चुके थे कि रैखिक समीकरण युग्म दिया रहता है तो वो संगत होगा या असंगत। संगत के लिए दो चीज़ था, यानी अद्वितीय हल मिलता था या अनेक हल मिलता था। तो जब अद्वितीय हल होता था ना, जब होगा, तो उसका नाम आपके बुक में अलग सा दिया हुआ है, क्या, अविरोधी समीकरण युग्म, ठीक है। जब अद्वितीय हल मिलता है, अद्वितीय हल बोलने का मतलब क्या हुआ, कौन सा कंडीशन, A1/A2, सॉरी, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये वाला कंडीशन, इसमें अद्वितीय हल होता था। तो जब ये कंडीशन आएगा तो उस समीकरण युग्म को हम लोग बोलेंगे अविरोधी समीकरण युग्म, ठीक है। ये आपके बुक में लिखा हुआ है, कि हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं। इस टर्म को ध्यान रखना है, ये कभी भी ऑब्जेक्टिव के साथ खेला खेल सकता है। और जब अनेक हल मिलता था तो उसको नाम देते हैं आश्रित समीकरण युग्म, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आश्रित समीकरण युग्म बोला जा रहा है, ठीक है। और जब असंगत होता था समीकरण, जब कोई हल नहीं मिलता था, तो उसको उसी के नाम पर बोल दिया, असंगत समीकरण युग्म, ठीक है। तो ये तीनों नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि हम इस कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, मतलब संगतता और असंगतता, ये वाले टॉपिक को बहुत बेहतर ढंग से समझा दिए होंगे, ठीक है। मेरी तरफ से तो हम अपना 100% दे दिए। अब अगर आप हमारे वीडियो को यहाँ तक देखे होंगे तो आपको चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो डाउट लिंक है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें आप हमको भेज सकते हैं कि आपको ये दिक्कत आया, एक फॉर्म होगा उसको ओपन करके फिल कर सकते हैं, फिर हमको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। बिना कमेंट किए प्लीज़ मत जाइएगा, ठीक है। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट हम आपके लिए लाने वाले हैं, ठीक है, और लाते रहेंगे। आप लोग का सिर्फ सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है, रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।